आपके हर काम के ऊपर हमें आपत्ति होगी, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे कुछ हो, और हम किसी तरीके से आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप हमारे सामने पूरी तरीके से घुटना नहीं टेक देंगे, हारी नहीं बोल देंगे, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के दूसरे लोग भी उस पूरी लहर को और ज़्यादा ज्वार में बदलने के लिए बदलने में लगे हुए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और उस बोलबाले का दावा ये है कि जब तक आप हमारे सामने पूरी तरीके से घुटना नहीं टेक देंगे, हारी नहीं बोल देंगे, हमारी सत्ता को पूरी तरीके से कबूल नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तब तक आपके घर गिराए जाते रहेंगे, आपके घरों में बुलडोजर चलता रहेगा, आपके अधिकारों के ऊपर, आपके हर काम के ऊपर हमें आपत्ति होगी, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे कुछ हो, और हम किसी तरीके से आपको चैन से जीने नहीं देंगे। जब एक बार आप हमारा बोलबाला कबूल कर लेंगे, हिंदू बहुसंख्यकवाद का दावा है, हिंदू मेजोरिटी दावा कर, तब हम तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी जगह मुकर्रर की जाए, कौन कौन से अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल आपको करने दिया जाए, कितनी आपको नौकरियां मिलें, कितनी आपको शिक्षा मिले। उसके बाद तरह तरह के व्यवहारिक रूप से ज़मीन पर ये सब बातें तय होंगी। उससे पहले सारी बातें केवल कागज़ के ऊपर ही रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप बहुसंख्यकवाद के सामने अपने घुटने टेक दें और आपको पूरी तरीके से, देखिए, हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं की 100% एकता आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान में लगातार चुनाव जीतने के लिए 35 से लेकर 50% के बीच में कोई अगर एक एकता है तो उतना काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक इसी तरीके से चुनाव जीतती रह सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में है, अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इसका कोई आपके लिए उपयोग है, तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए। अली अनवर साहब उसके ऊपर गौर करें, और जो दूसरे उनके रणनीतिकार साथी सोचने विचारने वाले हैं, कॉमरेड्स, वो उसके ऊपर गौर करें कि भारत में अल्पसंख्यकों का एक मोर्चा बनना चाहिए। उसकी क्या राजनीति होगी ये अभी से नहीं तय की जा सकती, लेकिन जब हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक एक जगह खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में वास्तव में हिंदू बहुसंख्यकवाद को लगेगा कि इस तरह की पेशबंदी हमारे खिलाफ पहले कभी भी नहीं हुई है। इसकी कुछ हो सकता है कोई विपरीत प्रतिक्रिया हो, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जितना फ़ायदा मैं समझ रहा हूँ उतना फ़ायदा ना हो, बल्कि उसका नुकसान हो। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपकी आवाज़ ज़्यादा मजबूत होगी, और जो हिंदू बहुसंख्यकवादी प्रतिक्रिया है और जो एकता है, उसको भी अपनी रणनीतियों के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा कि जिस हिंदू एकता की बात की जा रही है वो हिंदू एकता की खामियां क्या हैं, और जो सवाल का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुजन पासमानदा दावेदारी, वो बेहतर क्यों है, इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2-3 कारण हैं क्यों पसमानदा बहुजन दावेदारी की बात बेहतर है हिंदू एकता की बात से। इसलिए बेहतर है कि हमारे समाज में केवल एक ही किस्म की पहचान से कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारी सबकी अलग अलग पहचानें हैं। मैं एक समय में मुसलमान भी हूँ, मैं पासमानदा भी हो सकता हूँ, मैं एक समय में एक एलीट भी हो सकता हूँ, मैं एक पेशेवर रिसर्चर भी हो सकता हूँ। हम सबकी अलग अलग पहचानें हैं, लेकिन उन पहचानों को अगर हम एक ही पहचान पर सीमित कर देंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए मैं अली अनवर साहब का, ये पासमानदा शब्द का, पासमानदा बहुजन शब्द जो है, ये बहुत सारी पहचानों को एक साथ समेटने की एक कोशिश है, और ये बताता है कि यदि इस नज़रिए से हम दुनिया को देखेंगे तो केवल वही लोग इसके अंदर भागीदार नहीं होंगे जो इन समुदायों से आते हैं, बल्कि ये एक व्यापक समाज बनाने की ओर हम अग्रसर भी होंगे। तो इसलिए इस शब्द का कम से कम मेरे लिए ये मायना है, और अगर आप मसावत की जंग पढ़ें तो आपको ये मायना और भी ज़्यादा स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि सिर्फ ये मायना नहीं है कि हम एक ख़ास जाति से या एक ख़ास वर्ग से या एक ख़ास समुदाय से आते हैं, बल्कि इस नज़रिए से हम बुनियादी तौर पर बहुत सारे सकारात्मक
बहुत सारे सवालों का सकारात्मक जवाब दे सकते हैं। इसलिए ये शब्द जो है एक अवधारणा है और मुझे लगता है कि इसको समझना चाहिए। इसलिए बहुजन पसमानदा दावेदारी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये समाज को समझने का एक सकारात्मक तरीका हमको देती है, पहली बात। दूसरी बात, पसमानदा बहुजन दावेदारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी तरह से जो राजनीतिक और शक्ति संरचनाएं हमारे समाज में मौजूद हैं उनका जवाब भी देती है। इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें वो लोग क्यों नहीं हैं जो ख़ास मुस्लिम जातियों से आते हैं और जिनके कपड़े, जिनकी वेशभूषा से मुस्लिम राजनीति की पहचान बनती है। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ कि वो एक ख़ास संरचना का पक्ष हैं। उस संरचना को समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो लोग सही हों या गलत, हम उनके व्यक्तिगत उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन वो संरचना गलत है, वो जातिगत संरचना गलत है। तो हमारे लिए लोग खराब नहीं हैं, वो संरचना गलत है जो हमको बांटती है। इसलिए बहुजन पसमानदा दावेदारी एक बहुत अहम चीज़ है। तीसरी बात क्यों ज़रूरी है बहुजन परिप्रेक्ष्य, बहुजन पसमानदा जो पर्सपेक्टिव है वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है और इसलिए दोबारा से मैं ये कहूँगा कि हम सभी लोगों को मसावत की जंग को एक बार और पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से उसके आखिरी हिस्से को। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विशुद्ध भारतीय समझ है। आम तौर पर आजकल भारतीय होने को हम एक ख़ास नज़रिए से देखने लगे हैं, जो कि गलत है। कोई भी भूभाग, जिसको आज हम भारत कहते हैं, वो एक सा नहीं होता। इसलिए उसमें विचारों को बांधना कि इस भूभाग पर अगर ये विचार जन्म लिया है तो इसका अपना होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई कि हम जैन, बौद्ध को और सिख जैन बौद्ध एक तरफ, ईसाई मुसलमान एक तरफ, और बहुत स्पष्ट है कि सिख बौद्ध जैन को हम हिंदू धर्म का एक हिस्सा मान लेंगे क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भारत है, वह इत्यादि इत्यादि। लेकिन ईसाइयों की और मुसलमानों की पुण्य भूमि क्योंकि भारत के बाहर है, इसलिए हम उसको इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार बड़ी सीमित चीज़ है। और वो क्यों है कि जैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत क्या है, तो हम सभी के मस्तिष्क में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? नक्शा। जैसे ही मैं कहूँ कि भारत क्या है, हम सभी के दिमाग में नक्शा आता है। इसकी वजह यह है कि हम जो है वो टेरिटरी या जो पूरा आइडिया है नक्शे का, उससे बंधे हुए हैं। लेकिन विचार नक्शों से बंधे हुए नहीं होते। विचारों की अपनी एक तारतम्यता होती है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो केवल अगर मैं पुण्य भूमि के ही विचार को दोबारा से देखूं और सोचूं कि 15वीं सदी में बनारस में रहने वाले मुसलमान के लिए मक्का भी उसके यहाँ उसकी सोच से बाहर था, उसने नक्शा नहीं देखा था। 15वीं सदी में रहने वाले मुसलमान जो कि बनारस में रहता होगा, उसने कोई नक्शा नहीं देखा था। उसके लिए उसकी पुण्य भूमि यानी मक्का बाहर था, जिस तरह अजमेर बाहर था, जिस तरह उस बनारस में रहने वाले हिंदू के लिए हरिद्वार बाहर था। तो ये जो अंदर बाहर की पूरी परिकल्पना नक्शा केंद्रित हो गई है, ये गलत है। और इसलिए पसमानदा का जो विचार है वो पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय विचार है। इसलिए ये बेहतर है जिस हिंदू एकता की परिकल्पना हमको दी जा रही है। इन 3 आधारों पर मुझे लगता है कि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बात ठीक क्यों है। क्योंकि आम तौर पर तो हम ये, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो दूसरा व्यक्ति भी ये कहेगा आप भी पहचान की राजनीति कर रहे हैं, मैं भी पहचान की राजनीति कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहचान की राजनीति को हम एक ऐसा स्वरूप दें कि वो सकारात्मक भी हो और रचनात्मक भी हो। अब दूसरी बात यह है जो कि मैं बहुत डरते डरते कहना चाहता हूँ कि आम तौर पे जैसे ही हम बात करते हैं पसमानदा दावेदारी की, बहुजन पसमानदा दावेदारी की, तो हम उसको सीमित कर देते हैं कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर या फिर चुनावी राजनीति के ऊपर। देखिए, मैं CSD से आता हूँ, हम रोज़ चुनाव का विश्लेषण करते हैं और बिल्कुल ये बात अभय जी की बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको 30 से 35% एक तरफा वोट मिल जाए तो आप देश में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है।
और ये मामला जो है, और अभी जो बात हुई कि इससे पहले आखिर क्या था, इससे पहले ऐसा बात नहीं है कि जाति की राजनीति, जो वोट बैंक की बात की जाती है, वो बिल्कुल धूमिल बात है। वो होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर हम सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर, निर्वाचन क्षेत्र के जो स्तर होता है, उस स्तर पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाती है, और उस विनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह का एक जमावड़ा बनाएं जो कि आपके फेवर में हो। ठीक है, तो इसलिए जाति की राजनीति कोई नई राजनीति चुनावी परिप्रेक्ष्य में नई नहीं है, लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं तो वो सिमट कर, खास